गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज तारीख है 30 मई 2020 और आज से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं पूरा हम दोस्तों डिटेल में देखेंगे और उसके बाद में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उन प्रश्नों से उसके बारे में देखेंगे। और सारे के सारे प्रश्न आपके परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे के सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे लिए गए हैं। आपको इसलिए वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखना है क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तब वहाँ से जाकर आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों। तो ठीक है, चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कहा कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी? तो ये करेगी दोस्तों कर्नाटक सरकार। और ऐसा रजिस्टर बनाने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें राज्य के सभी जितने भी नागरिक होंगे उसके नाम होगा इस स्वास्थ्य डेटाबेस के माध्यम से। ठीक है, इसको चालू करने की जरूरत इसलिए पड़ी दोस्तों कि हम जान रहे हैं कि कोविड-19 के संक्रमण के बीच में जो भी राज्य सरकारें हैं वो अच्छी तरीके से इलाज नहीं कर पा रही हैं, कुछ कमी रह जाइए दोस्तों। उसी को पूरा करने के लिए कि आगे अगर कोई सी वैसी महामारी आती है तो अच्छी तरह से निपटा जा सके कि हमारे पास कितने नागरिक हैं, किनको स्वास्थ्य की जरूरत की आवश्यकता है, सबका सब डाटा इकट्ठा किया जा सके। इसीलिए कर्नाटक सरकार ने इसको चालू किया है दोस्तों। ठीक है, अब इसको लॉन्च कहाँ से किया जाएगा? तो इसको लॉन्च किया जाएगा कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर जिला। कहाँ पर? चिक्काबल्लापुर जिला है, वहाँ से इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो डेटा है उसको इकट्ठा कैसे किया जाएगा। तो जो भी गांव की आशा कार्यकर्ता होती हैं, स्कूल में पढ़ाने वाले दोस्तों टीचर हो गए, उनके माध्यम से सर्वे कराया जाएगा। और प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सक होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, उनके माध्यम से सर्वे कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि किन व्यक्तियों को किस चीज़ की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे कर्नाटक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। कर्नाटक दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है बेंगलोर। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं वीएस येदियुरप्पा। और इसकी पार्लियामेंट में सीटें हैं दोस्तों, राज्यसभा की 12 और लोकसभा की 28 सीटें हैं। अब इस राज्य का गवर्नर कौन है, यानी राज्यपाल कौन है? तो वजुभाई बालाजी। अब राज्य बना कब था? 1 नवंबर 1956 को ये राज्य बना था। ठीक है, किस हाई कोर्ट के अंडर में आता है? तो कर्नाटक हाई कोर्ट के अंडर में आता है। और कर्नाटक हाई कोर्ट के प्रेजेंट टाइम के चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओका। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीफ जस्टिस से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो कर्नाटक का राजकीय पशु क्या है? तो इंडियन एलिफेंट। राजकीय पक्षी है दोस्तों इंडियन रोलर। राजकीय फूल है लोटस यानी कमल। और राजकीय वृक्ष यानी कि पेड़ दोस्तों चंदन का पेड़। ओके, और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2020 में किस देश की जीडीपी विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है दोस्तों अपना ही देश भारत की जीडीपी 5% तक कम होने का अनुमान लगा है वित्तीय वर्ष 2021 के अनुसार। अब देखिए दोस्तों जो S&P है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड एंड पुअर। क्या है दोस्तों? ये ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है। किस चीज़ की रेटिंग देती है कि किस देश की अर्थव्यवस्था कैसी रहने वाली है, उसका जीडीपी कैसा रहने वाला दोस्तों, उसकी रेटिंग देती है। और उसकी रेटिंग में हमारे वित्तीय वर्ष 2021 के कितने हैं? 5% की कटौती होने वाली है। और अगले साल के दोस्तों अगले वित्तीय वर्ष की इसने रेटिंग दी है कि भारत के विकास यानी कि जीडीपी 4.5% रहेगी दोस्तों। कुछ ऐसा ही अनुमान लगाया है रेटिंग एजेंसी है दोस्तों फिच, उसने भी कुछ ऐसा ही अनुमान लगाया है। उसके अनुसार भी 5% की गिरावट आने वाली है इस वित्तीय वर्ष में दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुने गए मार्कोस ट्राइजू। अब देखिए दोस्तों ये जो अध्यक्ष चुने गए हैं कैसे चुने गए? तो जितने भी न्यू डेवलपमेंट बैंक के दोस्तों सदस्य देश हैं उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनको चुना है अगला अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया भारत का? तो भारत के प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री को निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की और चुनने में अपना योगदान दिया दोस्तों। ठीक है, अब अपना ये कार्यकाल कब से संभालेंगे? तो 7 जुलाई 2020 से ये अपना ये कार्यकाल संभालेंगे। अभी इसके अध्यक्ष ये नहीं है दोस्तों। अभी हम जानेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ अभी बाद में दोस्तों। ठीक है,
अब देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई, चीन में। संघाई शहर दोस्तों चीन का, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? केवी कामत, ठीक है। और अब 7 जुलाई के बाद कौन बन जाएंगे? मार्कोस ट्राइजू। आप याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए इसके अंडर में कितने देश आते हैं इस बैंक के अंडर में? दोस्तों टोटल 6 देश हैं। कौन कौन से? तो साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, रसिया, भारत और चाइना, ये 5 देश हैं जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों। ये 5 के 5 ये सब इसके अंडर में आते हैं और सबके सब शेयर हैं इस बैंक में, 20% का शेयर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना का पहला स्क्वाड्रन लड़ाकू विमान फ्लाइंग बुलेट्स में शामिल होने वाला कौन सा? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है तेजस MK1 FOC, ठीक है दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले इसको भारतीय वायुसेना ने अपने स्क्वाड्रन से हटा दिया था क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया था, लेकिन इसको दोबारा मॉडिफाई करके तेजस MK1 FOC को फिर से शामिल कर दिया गया है। इसके कौन से नंबर स्क्वाड्रन को? तो 18 नंबर स्क्वाड्रन को शामिल किया गया है। इसको बोलते क्या है? तो फ्लाइंग बुलेट्स के नाम से इसको जानते हैं, आप याद कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी खासियत क्या है? तो इसकी खासियत दोस्तों ये एकल इंजन है कि इसमें सिर्फ एक इंजन है, हल्का इसका वजन है, बेहद चुस्त और सभी मौसम में बहु भूमिका निभाने वाला ये स्क्वाड्रन है दोस्तों, ठीक है। और यह हवा में ईंधन भरने में भी सक्षम है। अगर हवा में ईंधन खत्म हो जाए लड़ते लड़ते, तो हवा में एक दूसरे विमान से ईंधन भर सकता है बहुत आसान तरीके से, ठीक है। और ये भारतीय वायुसेना का पहला स्क्वाड्रन है दोस्तों, याद कीजिएगा पहला स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना कौन सा है? तेजस MK1 FOC दोस्तों, ठीक है। अब हम जानेंगे इंडियन एयरफोर्स के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं दोस्तों? तो भारतीय वायुसेना का खोज कब हुआ था, इनकी स्थापना कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। और इसके अंडर में दोस्त जो जिसका कलर है कौन कौन सा है? तो नौसेना नीला, यानी कि जो नेवी ब्लू के नाम से जानते हैं, आसमानी नीला यानी कि जो ऐसा हमारा आसमान होता है, और वाइट जैसा आपको दोस्तों इमेज में दिख रहा है, इस कलर का वर्दी पहना जाता है, इस कलर का इसका झंडा होता है। इसके प्रेजेंट टाइम के चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? तो एयर चीफ मार्शल हैं राकेश कुमार भदौरिया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय ओलंपिक संघ के किस अध्यक्ष को ओलंपिक्स चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किए गए हैं नरेंद्र बत्रा जी, और पिछले साल दोस्तों ये जून महीने में इनकी नियुक्ति हुई थी और इनको दोबारा फिर से नियुक्ति कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए जो ओलंपिक चैनल आयोग और IOC सत्र होता है, वो IOC कार्यकारी बोर्ड और IOC अध्यक्ष को सलाह देने का काम करता है दोस्तों। अब देखिए जो नरेंद्र बत्रा है पिछले साल 2014 और 2016 तक दोस्तों हॉकी इंडिया के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। और साल 2003 से लेकर के 2013 तक दोस्तों ये एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष रहे थे, और प्रेजेंट टाइम पर ये इंटरनेशनल हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं, और इनका कार्यकाल 2 सालों के लिए दोबारा बढ़ा दिया गया है दोस्तों। आप याद कीजिएगा बढ़ाया क्यों गया? क्योंकि अब की बार इनको प्रेसिडेंट चुनने के लिए मीटिंग बुलाई जानी थी, लेकिन कोरोना वायरस के महामारी के चलते ये मीटिंग नहीं बुलाई गई, उनका कार्यकाल फिर दोबारा से बढ़ा दिया गया, और इनको फिर से किस और कार्यकाल को बनाया गया? तो IOC यानी कि ओलंपिक चयन आयोग के उनको सदस्य बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेलथ बॉम्बर विमान बनाया है? तो ये बनाया है दोस्तों रूस ने। इस विमान का नाम क्या है? तो इस विमान का नाम है सुखोई Su-57 विमान है दोस्तों, और ये एक बमवर्षक विमान के साथ में सुपरसोनिक फाइटर जेट है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आमतौर पर हम ऐसा देख रहे हैं कि जो रूस है ये कुछ समय से अपना जो भी सैन्य शक्ति है उसको आधुनिकीकरण करने में लगा हुआ है बहुत तेजी से दोस्तों, और उस आधुनिकीकरण के पहल में इसकी एक अच्छी ये जीत है दोस्तों, ठीक है। अभी किस प्रोग्राम के तहत में? तो PAKDA प्रोग्राम के तहत में इसको किया गया। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम के तहत इसको लॉन्च किया गया है इस विमान को, ठीक है। अब हम जानते हैं रूस के बारे में दोस्तों। तो रूस की राजधानी कहाँ है? मास्को इसकी राजधानी है दोस्तों। आपको जो इमेज में दिख रहा है ग्रीन वाला ये है रूस।
इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, यानी कि प्रधानमंत्री कौन है, तो मिखाइल मिशुस्टिन इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। और मुद्रा नहीं कौन सी चलती है, तो रूसी रूबल यहाँ पर मुद्रा के रूप में चलता है। ओके, अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये हर साल मनाया जाता है 29 मई को। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ये है दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन के जो भी शांति सैनिक थे 3900 से अधिक मारे गए थे किसी कारणवश दोस्तों, और उन्हीं को सम्मान देने के लिए इसको हर साल यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था, तो 1948 में पहली बार मनाया गया था दोस्तों। ठीक है, कब मनाया गया था, तो 29 मई 1948 को पहली बार मनाया गया था। किस मिशन के तहत, तो पीस कीपिंग मिशन के तहत इसको मनाया गया था। ठीक है, अब की बात नहीं कि 2020 का इसका विषय क्या है। इसका विषय है दोस्तों महिलाओं के लिए शांति स्थापना, शांति की कुंजी। एक बार और सुनिए, महिलाओं के लिए शांति की स्थापना, शांति की कुंजी अब की बार का इसका विषय है। ओके, अब हम जानते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 26 जून 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क सिटी। ये कहाँ पर है, अमेरिका में। ओके, इसके अंडर में कितने कंट्री देश आते हैं, तो 198 देश इसके अंडर में आते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज में, कौन कौन सी भाषाओं में काम होता है, तो अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, इन 6 भाषाओं में यूनाइटेड नेशन में दोस्तों काम किया जाता है। अब इसमें कौन कौन से स्थायी सदस्य हैं, तो अमेरिका, रूस, चीन, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस इसके 27 सदस्य हैं। और अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, तो 15 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें से भारत भी एक अस्थायी सदस्य है। और इसके बड़े टाइम के सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस इसके सेक्रेटरी जनरल है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, ताजा पानी की नई मछली पुनिति सेक्टस किस राज्य से मिली है, तो ये मिली है दोस्तों तमिलनाडु राज्य से ये मिली है। और दोस्तों एक ऐसी मछली जो ताज़ा पानी में रहती है, वो तमिलनाडु के दोस्तों किसी जगह पर एक छोटे से तालाब में ये पाई गई है। ठीक है, और आमतौर पर दोस्तों जो पुनिति नाम की जो जाति की मछलियाँ होती हैं, ये पश्चिमी और पूर्वी घाट और पूर्वी हिमालय में पाई जाती हैं, लेकिन ये इसी जात की मछली है और ताजे पानी में रहती का नाम है सेक्टस। कहाँ पाई गई है, तमिलनाडु में दोस्तों। आप इसको याद कीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब हम जानते हैं तमिलनाडु के बारे में। दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है चेन्नई। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम की चीफ मिनिस्टर कौन है, तो एडप्पाडी के पलानिस्वामी। और यहाँ के गवर्नर हैं दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित जी। और इसकी पार्लियामेंट में सीटें हैं राज्यसभा की 18 और लोकसभा की 39 सीटें हैं। अब राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को ये राज्य बना था। इसका राजकीय डांस का है, तो भरतनाट्यम। दोस्तों आप जानते हो कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है पूछा जाने वाला, याद कीजिए। डांस भरतनाट्यम कहाँ का है, तो तमिलनाडु का। इसका राजकीय जानवर है नीलगिरी तहर। राजकीय पक्षी है पन्ना कबूतर। राजकीय फूल है ग्लोरियासा लिली। राजकीय फल है कटहल का फल। राजकीय पेड़ क्या है, तो मेडिमिया ऑर्गन पॉम ट्री इसका राजकीय पेड़ है। और खेल में क्या किया जाता है यहाँ पे, तो कबड्डी यहाँ पर खेल है इसका राजकीय। अगला प्रश्न, सरकारी कंपनी HIEL लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी, तो करेगी दोस्तों ईरान को। ठीक है, अब देखिए आपूर्ति करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी दोस्तों कि आमतौर पर जाने कि भारत भी टिड्डियों से बहुत ज़्यादा परेशान है। और टिड्डी भारत में आए कहाँ से हैं, तो पाकिस्तान से। और पाकिस्तान का पड़ोसी देश है ईरान। तो इन सब देशों में टिड्डियाँ बहुत ज़्यादा फैल गए हैं। और ये करते क्या है, तो बहुत जल्दी कुछ ही समय में जो खड़ी फसलें होती हैं उनको चट कर जाते हैं, उनको खा जाते हैं, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है दोस्तों। और इसको भगाने के लिए ये आपूर्ति की जाएगी कीटनाशक की 25 टन। ठीक है, कौन सा कीटनाशक है, तो कीटनाशक है मेलाथियान टेक्निकल। क्या है, मेलाथियान टेक्निकल नाम का जो केमिकल है उसका आपूर्ति की जाएगी। और उसके छिड़काव से टिड्डियाँ भाग जाती हैं। और दोस्तों इस कंपनी ने 67 टन कीटनाशक बनाया है और 25 टन वहाँ दे रहा है। और दोस्तों 10 टन आपूर्ति करेगा पेरू में। और उसके एक सप्ताह बाद में भी वहां पर 12 टन की आपूर्ति की जाएगी दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री से सम्मानित उर्दू लेखक मुश्तबा हुसैन का निधन हो गया। उन्हें
पुरस्कार कब दिया गया था? कौन सा पुरस्कार दोस्तों? तो पद्मश्री का पुरस्कार उनको कब दिया गया था? ये दिया गया था 2007 में। जो आपको इमेज में दिख रही है मुश्तबा हुसैन जी, ठीक है दोस्तों। और ये एक प्रसिद्ध उर्दू लेखक, हास्य और व्यंग्यकार हैं दोस्तों, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 25 जुलाई 1936 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब देखिए, इनको उर्दू के मार्क ट्वेन की एक उपाधि है दोस्तों, उससे भी नवाजा गया है और भी उनको उपाधि दी गई थी, ठीक है। और इनका एक दोस्तों एक अखबार है जहाँ से इन्होंने अपना लिखना चालू किया था। अखबार क्या नाम है? सियासत अखबार है, एक उर्दू अखबार है, वहाँ से उन्होंने अपना लिखना चालू किया था, ठीक है। जैसे मैंने आपको पता है कि 2007 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया था। अभी इनकी प्रेजेंट टाइम पे मृत्यु हो गई है। आप देखेंगे दोस्तों, जो हमने कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था, क्या पूछा था कि पुस्तक द आर्ट ऑफ हर डील किसकी आत्मकथा है? तो ये दोस्तों ऑटोबायोग्राफी है मेलेनिया ट्रम्प। मेलेनिया ट्रम्प कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उनकी पत्नी हैं, उनकी वाइफ हैं दोस्तों। अब इस प्रश्न का सही जवाब किसने दिया है? तो दिया दोस्तों विजय कुमार, श्याम सिंह, ट्रेंडिंग अफेयर इंडिया, रितेश दुबे, यश कुमार और अमित मलिक। इन सभी दोस्तों ने इस प्रश्नों का सही जवाब दिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे आज का प्रश्न क्या है। किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर सड़क का नाम रखा है दोस्तों? अब देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि किस देश ने, आप इस सड़क का नाम भी बताइए कि इस सड़क का नाम क्या रखा गया है, ठीक है। कहाँ बताना आपको? कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, और जो भी दोस्त इस चैनल पर नहीं, आपसे रिक्वेस्ट दोस्तों, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। कहाँ करना है? जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है वहाँ पर इसको शेयर करना है, ठीक है दोस्तों। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।